हेलो स्टूडेंट्स, अपने लिटरेचर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में अपने करने वाले हैं दूसरा एसे आपका मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज की सीरीज़ में। ये दूसरा एसे है अब्राहम काउले का ऑफ माई सेल्फ। तो सबसे पहले अपने उसकी एक समरी करते हैं, जिससे आपको आगे एसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, समरी भी हो जाएगी, मेन पॉइंट्स भी हो जाएंगे और आपको आगे ऐसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। लेसन का नाम है ऑफ माई सेल्फ, रिटन बाय काउले, अब्राहम काउले। तो ये हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंट काउलेज पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ एज रिवील्ड इन द एसे ऑफ माई सेल्फ। कि काउले ने अपना पोर्ट्रेट कैसे किया है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चरित्र चित्रण। भी अपने आप को किस तरह से शो किया है अपने एसे ऑफ माई सेल्फ में, यानी उसका जो पोर्ट्रेट है, उसका जो चित्र उभर के आया है, रिवील हुआ है ऑफ माई सेल्फ में, वो कैसा है, वो हमें बताना है कि वो अपने बारे में क्या विचार रखता है। स्टार्ट करते हैं आंसर इसका। द एसे ऑफ माई सेल्फ वॉज रिटन बाय अब्राहम काउले विच ही हैज़ रिवील्ड हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ कोटिंग ए सेल्फ कंपोज्ड ओड टू सस्टेन इट। तो ऑफ माई सेल्फ है, अब्राहम काउले का लिखा हुआ है। उसके अंदर उसने अपनी फिलोसफी को रिवील किया है, अपने जो जीवन के प्रति उसकी जो सोच है, उसकी जो फिलोसफी है, उसको रिवील किया यानी उजागर किया है लाइफ की का। कोटिंग ए सेल्फ कंपोज्ड ओड टू सस्टेन इट। और उस एसे के अंदर उसने स्वयं द्वारा रचित सेल्फ कंपोज्ड ओड, एक ओड यानी एक कविता है जो किसी को एड्रेस करते हुए लिखी जाती है, उसको ओड बोलते हैं। तो वो ओड भी लिखी है उसने उस एसे में, जिसमें उसने अपने आप के बारे में बहुत कुछ बताया है। द ओड वॉज पब्लिश्ड इन हिज बुक पोइटिक ब्लॉसम्स इन 1573। और ये जो ओड जो इसने इस एसे में डाल दी है, ये ओड पोइटिक ब्लॉसम एक इसकी बुक थी, उसमें पब्लिश हुई थी 1573 में। ओके, आगे चलते हैं। द एसेइस्ट हैज़ सैड फ्रैंकली इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में ही एसेइस्ट ने बहुत ही फ्रैंकली कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है, दैट राइटिंग ऑफ वन सेल्फ इज़ ए हार्ड एंड नाइस सब्जेक्ट। कि अपने बारे में लिखना ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही हार्ड है, परंतु अच्छा भी है। He would not say anything as self-praise which the critics may condemn at a later time। तो वो अपने बारे में लिखते समय सेल्फ प्रेज नहीं करेगा, खुद की तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि बाद में क्रिटिक्स जो हैं, आलोचक जो हैं, इसकी आलोचना कर सकते हैं, इसको कंडेम कर सकते हैं लेटर टाइम यानी बाद में। एक्चुअली हिज फोकस इज लेड ऑन द सब्जेक्ट थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स। तो उसका जो सब्जेक्ट है वो आने वाली फॉलोइंग लाइन्स में क्लियर है, इसमें फोकस किया हुआ है। Even when I was a young boy at school, instead of running about or holidays and playing with my fellows, I was wont to steal from them and walk into the field, either alone with a book or with someone companion if I could find any of the same temper। तो ये लाइन्स ऐसे की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशंस में भी ये लाइन आपकी आ सकती है। इन लाइन को देखते ही आपको समझ जाना है कि ये लाइन्स जो हैं ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय अब्राहम काउले ऐसे से ली गई हैं। और इन लाइंस में वो अपनी एक खास बात बता रहा है चाइल्डहुड की। दोबारा देखते हैं इसको, अपने क्या बात कही है इसमें। यहाँ से, इवन व्हेन आई वॉज ए यंग बॉय एट स्कूल, जब मैं स्कूल में एक यंग बॉय था यानी बहुत छोटा बच्चा था, इंस्टेड ऑफ रनिंग अबाउट और हॉलीडेज, इधर उधर भागने की बजाय या छुट्टियों पर जाने की बजाय, एंड प्लेइंग विद माई फेलोज, या अपने साथियों से खेलने के बजाय, आई वॉज वॉन्ट टू स्टील फ्रॉम दैम, मैं उनसे दूर जाना चाहता था, उनसे दूर जाने का आदी था। वॉन्ट टू का मतलब यूज्ड टू, स्टील फ्रॉम देम का मतलब उनसे दूर जाना चाहता था मैं। एंड वॉक इन टू द फील्ड्स, और खेतों में जाना चाहता था। ईदर अलोन विद ए बुक, या तो किसी बुक के साथ अकेला, और विद समवन कंपेनियन, और किसी ऐसे साथी के साथ, इफ़ आई कुड फाइंड एनी ऑफ द सेम टेम्पर, अगर मेरे स्वभाव से मिलता जुलता अगर कोई मेरा साथी मिलता तो मैं उसके साथ जाना चाहता था, वरना मैं अकेला किसी बुक के साथ चले जाना चाहता था। यानी बचपन से ये अपने बचपन की खास बात बता रहा है कि बचपन में औरों जैसा नहीं था। मैं जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था तो मैं खेतों में निकल पड़ता था किताबों के साथ। किताबों का इसका बड़ा शौक़ था बचपन से ही। तो इधर उधर घूमने की बजाय, साथियों के साथ आवारागर्दी करने की बजाय, ये बुक के साथ किसी खेतों में या किसी खाली जगह पे चला जाना चाहता था, और या फिर इसके जैसा कोई मिलता है इसको साथी तो उसके साथ जाना चाहता था। आगे, इन दोज डेज ही डिड नॉट बिलीव इन एनी कंस्ट्रेंट्स, उन दिनों वो किसी भी कंस्ट्रेंट पर विश्वास नहीं करता था। किसी भी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है हमारे ऊपर जो सीमाएं लगा दी जाती है, बंधन लगा दी जाते हैं, उन पे वो विश्वास नहीं करता था। हिज बेंट ऑफ माइंड हैड बीन द सेम सिंस देन, तभी से उसकी
सोचने की जो प्रवृत्ति थी, बेंट ऑफ माइंड का मतलब एक नज़रिया था, वो बिल्कुल वैसा ही था। ही हैड कंपोज्ड एन ओड व्हेन ही वाज 13 ईयर्स ओल्ड, और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उसने एक ओड की रचना कर दी थी, यानी एक कविता की रचना कर दी थी। द सेम इज कोटेड हुज कंटेंट इज गिवन फर्दर, और उसी ओड को कोट किया गया है इस एसे में, जिसमें इसका पूरा जिक्र भी है। He wished that his means should be neither too low to cause envy nor too high to cause contempt. आगे बचपन से ही उसको ऐसा लगता था कि उसके जो मीन्स हैं, यानी उसके अंदर उसके पास जो सुख सुविधाएं हैं, वो ना ही बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा अधिक हों, यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा लग्जरियस जीवन भी नहीं जीना चाहता था और इतने कम भी साधन ना हो कि बिल्कुल ही गरीब हो, जिससे कि लोगों में कंटेम्प्ट पैदा हो। यानी उसके मीन्स जो हैं ज़िंदगी जीने के, उसके पास जो साधन हैं, जो लग्जरीज हैं, वो इतने कम भी ना हो कि लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखें और इतने ज़्यादा भी ना हो कि लोग उसे एनवी करने लग जाए। ही विश्ड सम ऑनर नॉट थ्रू ग्रेट डीड्स बट थ्रू गुड वंस, और उसकी ये भी इच्छा नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा महान बने, ग्रेट डीड्स से सम्मान कमाए, ये भी इच्छा नहीं थी, बट वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता था। ही वुड प्रेफर टू रिमेन अननोन देन बी डिसरेप्यूटेड, और वो ये भी चाहता था कि बदनाम होने से बेहतर है मैं अननोन ही रहूं या मुझे कोई जाने ही ना, अनजान बने रहना अच्छा है बदनाम होने से। हिज चॉइस ऑफ फ्रेंड्स वुड बी लिमिटेड ओनली, और उसकी जो फ्रेंड्स की जो उसकी चॉइस थी, जो पसंद करता था जिन फ्रेंड्स को, वो भी बहुत ही छोटी सी सूची थी, एक बहुत ही कम लोग थे जिनको वो पसंद करता था, यानी उसकी एक बड़ी ही लिमिटेड सी एक थिंकिंग थी फ्रेंड्स के बारे में, कुछ खास लोगों को ही वो पसंद कर पाता था। बुक्स शुड गिव हिम नॉलेज एंड अनडिस्टर्ब्ड स्लीप वुड बी प्रेफर्ड। अब उसका बुक्स के बारे में क्या था कि बुक्स शुड गिव हिम नॉलेज, उसको जो नॉलेज है वो बुक्स से मिले, और अनडिस्टर्ब्ड स्लीप मिले उसको, एक वो स्लीप को बहुत अच्छा मानता था अपने लिए। वुड बी प्रेफर्ड यानी प्रेफर करता था उसको। हिज हाउस शुड बी ए कंफर्टेबल कॉटेज ओनली, और उसको किसी महल की चाहत नहीं थी, वो एक कुटिया चाहता था, एक कॉटेज, एक छोटा सा घर चाहता था जो कंफर्टेबल हो, नॉट ए पैलेस, कोई भवन नहीं, कोई बड़ा महल नहीं। हिज गार्डन शुड बी नेचुरल एंड वर्दी टू गिव हिम प्लेजर, उसका जो गार्डन था, गार्डन जो होने वाला था, जो वो गार्डन चाहता था अपने घर में, वो नेचुरल चाहता था, और वर्दी टू गिव हिम प्लेजर, और ऐसा गार्डन जो उसको प्लेजर दे, आनंद दे। ही विशेज टू लिव इन ए सिंपल वे, और वो बड़ा ही सिंपल जीवन जीना चाहता था। फेट वुड नॉट अफेक्ट हिम, भाग्य उसको प्रभावित नहीं करने वाला था। द प्रेजेंट लाइफ इज हिज विश, ही हैज़ नो लॉन्गिंग फॉर टुमारो, और उसकी एक और फिलोसफी थी कि वर्तमान ही सब कुछ है, और टुमारो के लिए यानी फ्यूचर के लिए वो कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता था। ही वॉज सच ए वोरेशियस रीडर दैट बाय द एज ऑफ 15 ही हैड रेड हर्बर्ट स्पेंसर्स ऑल बुक्स, और वो इतना धुआंधार रीडर था, वोरेशियस का मतलब बहुत ही जुनूनी एक पाठक था, कि उसने 12 साल की उम्र में ही हर्बर्ट स्पेंसर की सारी बुक्स पढ़ दी थी जो उसको मिली, अवेलेबल हुई अपने घर में। ड्यू टू अपराइजिंग ऑफ सिविल वॉर, अब उसकी लाइफ में सिविल वॉर भी हुआ था इंग्लैंड के अंदर, 1642 के अंदर हुआ था। ही हैड टू डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी, तो इससे उसकी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई थी वो बाधित हो गई थी। बट हिज फॉर्च्यून फेवर्ड हिम, परंतु भाग्य ने उसका साथ दिया। ही जॉइंड ए रॉयल कोर्ट इन फ्रांस, उसने फ्रांस के अंदर रॉयल कोर्ट को यानी शाही दरबार में वो चला गया। देयर ही हैड टू वर्क कॉन्ट्रारी टू हिज डिज़ायर्स, हालांकि वहाँ पे उसको अपनी इच्छाओं के विपरीत कॉन्ट्रारी काम करना पड़ा। ओरिजिनल डिज़ाइन ऑफ हिज लाइफ, जैसा कि उसने अपनी लाइफ के बारे में सोचा था उससे उलट उसको वहाँ काम करना पड़ा। दो ही शेयर्ड कंपनी ऑफ द बेस्ट पर्सनस बट हिज बॉयज विश प्रूव्ड हैवी ओवर दैट, वहाँ पे उसने अच्छे अच्छे लोगों की कंपनी को शेयर किया, लेकिन उसकी जो बचपन की जो विशेष थी वो उसके ऊपर हैवी साबित हो रही थी, यानी बचपन की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहा। टेक दाई ईज, यही उसका मोटो था कि हर चीज़ को आसानी से लो। रिमेंड हिज मोटो, ही ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर हिज मिस्ट्रेस लव ऑफ पोइट्री, और उसने तो अपनी मिस्ट्रेस, अपनी जो प्रेमिका थी, वो किसको माना था, अपना प्यार, पोइट्री के प्रति जो उसका प्यार था वो उसी को ही अपनी प्रेमिका मानता था। एंड वुड कंटिन्यू इट लाइफ लॉन्ग, और वो उसी को ही पूरी ज़िंदगी प्यार करने वाला था। ही वुड नेवर forsake इट, वो उसको कभी छोड़ने वाला नहीं था, अपनी प्रेमिका को। कौन सी प्रेमिका को? उसका जो लव था पोइट्री के प्रति, उसको। इन दिस वे द एसेइस्ट रोट दिस एसे इन ए रेमिनिसेंट मूड, तो एसेइस्ट ने, लेखक ने ये जो एसे लिखा है एक रेमिनिसेंट मूड में लिखा है। रेमिनिसेंट मूड वो होता है जिसमें हम पुरानी बातों को ताज़ा करते हैं और आनंद लेते हैं। विच टर्नड इन टू हिज नॉस्टैल्जिया, जो उसके नॉस्टैल्जिया में बदल गई। नॉस्टैल्जिया भी एक वही स्टेट होती है जिसमें हम पुराने ज़माने में चले जाते हैं और पुरानी बातें याद कर करके
खुश होते हैं। हिज पर्सनल बिलीफ एंड फीलिंग्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन ए सिंपल एंड नेचुरल मैनर। इस ऐसे में उसने सिर्फ अपनी पर्सनल बिलीफ और पर्सनल थिंकिंग के बारे में बड़ी सिंपल और नेचुरल तरीके से लिखा है। एंड दस दे हैव बिकेम, थोड़ा सा मिस हो गया है, आप इतना ही कर लीजिएगा, दे हैव बिकम रियल। ओके, तो ये अपना था ये क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और समरी आ गई है इसमें, लगभग आपको सारा ऐसे का जो एक खाका है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेसन में अपने इसकी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस पढ़ने वाले हैं, किस तरह से आपको एक्सप्लेनेशंस हल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड लक।